चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। आसान चैप्टर है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, साथ साथ नोट कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम जो थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप हेडिंग ढालिएगा चतुर्भुज, क्योंकि चैप्टर का नाम चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज के ही बारे में पढ़ना है। तो चतुर्भुज होता क्या है? चतुर्भुज आप किसे कहते हैं? जिसके अंदर 4 भुजाएं हों। भी जैसे कोई आकृति है, इस आकृति में जैसे 4 भुजाएं हैं, तो आप इसको चतुर्भुज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको चतुर्भुज कह सकता हूँ? कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 और 4 भुजाएं इसमें भी हैं, तो इसको कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या आप इसको चतुर्भुज कह सकते हो? इसमें भी तो 4 भुजाएं हैं, लेकिन क्या यह चतुर्भुज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कारण सिंपल सा है कि चतुर्भुज हमेशा बंद आकृति होती है। जैसे त्रिभुज को हमने देखा था, तो वो एक बंद आकृति थी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बंद आकृति है, इसको चतुर्भुज कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बंद आकृति है, पूरी तरह से क्लोज है, तो इसको चतुर्भुज कह सकते हो। लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, यहाँ से ओपन है ना, तो इसको आप चतुर्भुज नहीं कह सकते। ठीक है, तो चतुर्भुज कहते हैं एक ऐसी बंद आकृति को जिसकी 4 भुजाएं। ठीक, अच्छा, चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं कि इसके प्रकारों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चतुर्भुज बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समलंब, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज, और तीसरा प्रकार है पतंग। ठीक है, तो इनके बारे में ही हमने पढ़ना है। पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है, भाई इनके अंदर क्या गुण होते हैं, क्या क्या खास बातें होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कब बनता है, कब नहीं बनता, क्या खास बात है, इनके बारे में पढ़ना है। तो इस डायग्राम को है ना बिल्कुल साफ साफ उतारिएगा, जो भी मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा उसको। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले समलंब की। तो समलंब की आकृति कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक, समलंब की खास बात यह है कि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। मतलब समझना है इसका, जैसे ABCD आपका समलंब है ना, तो इसमें AB समांतर पाएगा CD के। कोई भी एक जोड़ा हो सकता है कि ये समांतर हो या फिर ये समांतर हो, लेकिन एक ही जोड़ा समांतर होगा। समांतर का मतलब कि अगर मैं AB को आगे बढ़ाता जाऊँ, CD को भी आगे बढ़ाता जाऊँ, तो ये सीधी सीधी चलती जाएंगी, मिलेंगी नहीं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे AB और CD समांतर है ना, तो AB और CD को आगे बढ़ाते जाओ, कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन AD और BC समांतर नहीं होंगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, इसको भी आगे बढ़ाओगे, तो एक दूसरे को काट लेंगी ना। ठीक है, तो समलंब में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जब समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज में भुजाओं का 2 जोड़े समांतर होते हैं। मतलब समझिए इसका, जैसे हमारे पास ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ये है कि ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। मतलब कभी नहीं मिलेंगे, आप कितना बढ़ा लो आगे, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, चलती जाएंगे चलती जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है कि ये भुजाएं समांतर तो हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर तो हैं, साथ साथ में ये बराबर भी है। ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, 2 गुण मैंने बताया आपको कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, प्लस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा, पतंग की बात कर लेते हैं। तो पतंग कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, कुछ इस प्रकार की, जैसे हम ऑब्वियसली हमने देखा है पतंग को, तो उसी प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, पतंग में कोई भी भुजा समांतर नहीं होती, लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। समांतर नहीं है, बराबर है। बराबर और समांतर में अंतर है।
ठीक है। बराबर का मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। समांतर का ऐसा मतलब नहीं है। समांतर का मतलब है कि अगर ये 5 है तो ये 5 जो होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ मान लो यहाँ पे 7 है, ठीक है, लेकिन फिर भी समांतर होंगे। बराबर में प्रॉपर बराबर ना, ये 5 है तो ये भी 5, ये 8 है तो ये भी 8 हो गए। इस तरीके से मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ठीक है। तो हमने ना तो समलंब पढ़ना ना पतंग पढ़ना, हमने पढ़ना समांतर चतुर्भुज। भाई इसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है, इसके कितने प्रकार है, समांतर चतुर्भुज के भी कितने प्रकार हैं, ठीक है, उनको हमने पढ़ना है। तो समांतर चतुर्भुज के 2 गुण तो मैंने आपको बता दिए कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। तीसरा गुण है कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। चौथा गुण इसमें है कि इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि अगर ये ए ओ है ना तो डी ओ बराबर होगा बी ओ के, ए ओ बराबर होगा सी ओ के। तो कुल मिला के ये गुण है। पहला गुण मैंने आपको बताया कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा गुण आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा गुण इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। चौथा गुण इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 4 गुण आप ध्यान रखिएगा। बस आप आकृति देखिएगा, आकृति देखते ही आपको पता चल जाएगा। भाई जब मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ एरो के तो इसका मतलब समांतर, ये रेखा इसके समांतर है। जब मैं बराबर का निशान लगा रहा हूँ तो इसका मतलब भुजाएं बराबर हैं, ये भी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो आपको फटाफट पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या गुण है। और क्वेश्चन जब आएंगे ना तो उनमें हम गुणों का इस्तेमाल करेंगे, समांतर चतुर्भुजों के क्या गुण हैं, ठीक है। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अब ये थ्योरी करनी ज़रूरी है। अच्छा, अब समांतर चतुर्भुज के 2 भाग हैं, मतलब 2 प्रकार हैं, ठीक। एक है आपका आयत और दूसरा है आपका समचतुर्भुज। अब आयत के बारे में तो आपने सुन रखा है। आयत कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। अब जरूरी नहीं कि आयत हमेशा इस प्रकार की हो, ठीक है, इसको भी आप आयत ही बोलते हैं, लेकिन इसका एक अलग नाम आ गया वर्ग। इसको भी आप आयत बोल सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि यही आयत होगा, ठीक है। अब आयत के अंदर खास बातें क्या हैं वो समझिए, ठीक है। आयत क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही भाग है तो आयत के अंदर भी सारे गुण इसके आएंगे, समझ रहे हो। जो आयत है उसमें सारे गुण समांतर चतुर्भुज के ही आएंगे क्योंकि उसी का भाग है। यानी कह सकता हूँ कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। ये भुजा इसके समांतर भी है, बराबर भी है, और ये वाली भुजा इसके भी समांतर है और बराबर होंगे, ठीक है। आपने गुण ध्यान रखने हैं बस, ठीक। अच्छा, और क्या कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जो गुण आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था ना वही सेम गुण आयत में आएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि भैया इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसके भी करेंगे क्योंकि आयत समांतर चतुर्भुज ही है, उसी का एक भाग है, ठीक है। यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गए हमारे आयत के गुण। अब आयत के सारे गुण समांतर चतुर्भुज वाले ही हैं, लेकिन आयत के खुद के 2 गुण भी हैं, ठीक है ना। अब भाई आयत एक अलग नाम है तो खुद के कुछ एक गुण भी रखता होगा ये। तो खुद के इसके 2 गुण हैं भाई। पहला गुण है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। भाई अगर ये ए बी सी डी है तो मैं कह सकता हूँ कि ए सी पूरा का पूरा ए सी बराबर होगा बी डी के, ठीक है। अगर आप इसमें देखो ना तो इसमें ए ओ बराबर ओ सी है, इसमें भी ऐसे ही है, ए ओ बराबर ओ सी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें पूरा का पूरा विकर्ण भी दूसरे विकर्ण के बराबर होगा, किसी और आकृति में नहीं होगा, सिर्फ इसमें। तो ये इसकी खास बात है। सारे के सारे गुण समांतर चतुर्भुज के ले रहा है, लेकिन प्लस में अपने पास 2 गुण रख रहा है ये। पहला ये कि इसके विकर्ण बराबर है, यानी कह दूँ ए सी बराबर है डी बी के, ठीक है, यानी इसके विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। दूसरा गुण रखता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है हमेशा। इसका एक कोण 90 डिग्री का, लिख लीजिएगा इसको, एक
कोण 90 डिग्री का होगा। आयत में हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होगा। भाई एक कोण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि आयत असल में समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण 90 का तो ये भी 90 का, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। रीज़न बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए, ये भी 90 का और ये 90 का हो गया तो ये भी 90 का, तो इसका मतलब चारों कोण ही 90 के होते हैं, लेकिन हम कह देते हैं कि एक कोण 90 का होगा, थोड़ा आसानी रह जाए। समझ रहे हैं? तो आयत के अंदर कौन कौन से गुण बताए? पहला कि सारे के सारे समांतर चतुर्भुज वाले गुण रखता है ये। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। रही बात समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज का ही भाग है ना। तो इसका मतलब सारे के सारे गुण जो समांतर चतुर्भुज में थे वही समचतुर्भुज में होंगे। ठीक है, नाम से ध्यान रखिए, समांतर मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, बस कुछ ज़्यादा इसमें मतलब इतनी इसमें और ज़्यादा गुण नहीं है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का है तो इसके अंदर सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, प्लस समचतुर्भुज सारी भुजाएं समान हैं। ध्यान से समझना, इसके अंदर सारे के सारे गुण समांतर चतुर्भुज के हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। और क्या गुण पड़ा था समांतर चतुर्भुज का? भैया इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और क्या गुण पड़ा था? और हमने पढ़ा था सर इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, बस यही पढ़े थे। अब समचतुर्भुज के खुद के दो गुण भी हैं, जैसे आयत के दो गुण थे ना खुद के, वैसे ही समचतुर्भुज के भी दो गुण हैं। पहला गुण ये रखता है कि इसके विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर कटते हैं, यानी ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, और ये भी 90, चारों कोण 90 डिग्री के। लिख लीजिए इसको, विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद होते हैं। तो एक तो ये गुण हो गया इसका खास। दूसरा गुण खास क्या है कि इसकी सभी भुजाएं ही बराबर होती हैं। आमने सामने तो हैं लेकिन सभी होगी, समझ रहे हो? ये भुजा इसके बराबर तो है, ठीक है, ये भुजा इसके बराबर तो है, लेकिन ये भुजा इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, चारों के ही बराबर है। बात समझ रहे हैं? सारे के सारे गुण समांतर चतुर्भुज के अभी भी हैं इसके पास, लेकिन एक और पावर इसको मिल गई कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो आप लिख लीजिएगा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा भाई? अब तक हमने समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़े, फिर हमने देखा कि आयत के अंदर भी सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, प्लस दो गुण एक्स्ट्रा रखता है अपने पास। समचतुर्भुज के अंदर भी सारे के सारे गुण समांतर चतुर्भुज के होते हैं, प्लस दो गुण ये एक्स्ट्रा रखता है अपने पास। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए मैं इसको बहुत स्लो करा रहा हूँ, समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक आ गया। आयत और समचतुर्भुज से एक दूसरी आकृति बनाई गई, उसको नाम दिया गया वर्ग। वर्ग के अंदर भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, जैसे आयत के अंदर भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण थे, समचतुर्भुज के अंदर भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण थे, वैसे ही वर्ग के अंदर भी समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होंगे। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से? सर ये होगा एक तो कि भैया ये भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और इसके विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। ये तो सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के जो गुण थे वो हमने यहाँ पे यूज कर लिए। अब वर्ग के भी दो गुण खुद के हैं, जैसे इन दोनों के थे वैसे इसके भी होंगे। पहला गुण ये रखता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। भाई आमने सामने की तो बराबर होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की बराबर थी, तो वर्ग के भी बराबर होंगे। लेकिन एक और खास पावर मिल गई इसको कि ये भुजा इसके बराबर तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर है, समझ गए? यानी चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं, जैसे इसमें चारों भुजाएं बराबर थी वैसे इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, अच्छा, दूसरा गुण इसमें क्या है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री, बाकी सारे के सारे गुण समांतर चतुर्भुज वाले। बस
ये आपका बेस हो गया तैयार। ठीक है, अब इस डायग्राम की मदद से आप दोनों एक्सरसाइज निकाल सकते हो, दोनों, बिना कोई प्रमेय पढ़े, क्योंकि सारी की सारी प्रमेय ही इसमें आ गई। बात समझ रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा जल्दी ऐसे एक बार रिकैप कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखो, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में 4 गुण बताए मैंने आपको, कौन कौन से? पहला कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। दूसरा गुण मैंने बताया, मतलब तीसरा गुण मैंने आपको बताया कि इसके सामने सामने के कोण बराबर होते हैं। चौथा गुण मैंने आपको बताया कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। 4 गुण बताए। 4 गुण इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं। तीनों की तीनों आकृतियों में ये 4 गुण हैं। ये 4 गुण तो हैं ही हैं, बस इसके अंदर 2 गुण एक्स्ट्रा ऐड हो गए, इसके अंदर 2 गुण एक्स्ट्रा ऐड हो गए और इसके अंदर 2 गुण एक्स्ट्रा ऐड हो गए। आयत के 2 गुण कौन कौन से थे कि इसके विकर्ण बराबर होंगे प्लस एक कोण 90 का होगा। समचतुर्भुज के 2 गुण कौन थे जो अलग थे? वो थे हमारे पास कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटेंगे। वर्ग के 2 गुण एक्स्ट्रा कौन से थे कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना? तो आपको सारा का सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इसको आप साइड में रखिएगा साथ में अपने, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है। बोल रखा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। भाई कोई चतुर्भुज है, मान लो ये चतुर्भुज है, ठीक है, मान लिया ABCD, इसके कोणों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको कोणों में चेंज कर देंगे। जैसे 3:5:9:13 दिया ना, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये 5x, ये वाला 9x और ये 13x। मैंने आपको पहले कराया था। जब भी आपको अनुपात में मिल जाए, तो अगर आपको उसको कोणों में चेंज करना है या भुजाओं में चेंज करना है, तो आप उसके साथ कोई ना कोई चर लगा दो। जैसे हमने यहाँ पे x लगा दिया, समझ रहे हैं ना? तो ये 3x हो गया, ये 5x, ये 9x और 13x। हमें सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो मुझे पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। पिछली क्लास में पढ़ा था आपने। कोई चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होगा। तो मैं कह दूंगा 3x + 5x + 9x + 13x, इन चारों का जोड़ जो है वो 360 डिग्री होगा। और वहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसको लिख के देखते हैं। तो पहले आप खुद लिख लीजिएगा और उसके बाद ना लिखा जाए तो आप देख लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माना चतुर्भुज के कोण हमने मान लिए 3x, दूसरा कोण 5x, 9x और 13x। ठीक है, तथा मुझे पता है कि चतुर्भुज के कोणों का जोड़, चतुर्भुज के कोणों का जोड़ हमेशा होता है 360 डिग्री। इसके भी प्रमेय हैं, करवाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब को अगर मैं जोड़ूंगा, यानी 3x + 5x + 9x + 13x, तो बराबर आएगा 360 के। और 3 और 5 8 और 8 और 9 17 और 13 30x हो गया। ये बराबर हो गया 360 डिग्री के। यहाँ से 30 गुणा में, यहाँ जाके भाग में चल जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 360 डिग्री बटे में 30। 0 से 0 कट गया, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 12 डिग्री। बस में आ गई। तो x होगा हमारा 12 डिग्री का। तो मुझे अगर एंगल निकालने तो निकाल सकता हूँ मैं। तो क्या दूंगा, तो चतुर्भुज के कोण हो जाएंगे हमारे, चतुर्भुज के कोण क्या क्या थे, 3x था, 5x था, 9x था, 13x था। तो इसको वापस लिख दो, 3x, 5x, 9x और 13x, और x की वैल्यू लगा दो बस। तो x की वैल्यू हमारी 12 डिग्री। तो 12 तिया 36 डिग्री का हो गया एक तो कोण। 12 पंजा 60 डिग्री, 12 निम्मा 108 डिग्री, 12 13 जा होता है 156। ठीक है,
तो 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री, यानी ये तो 36 डिग्री का है, 60 का है, ये 108 का और 156 का है। इन सबका जोड़ करके देख लो चाहे, 360 ही आएगा। तो इस तरीके से निकालना था। तो रिकैप करा देता हूँ, मुझे अनुपात में दिया था, मैंने उनको कोणों में चेंज कर लिया, सिर्फ उसके साथ x लगा दिया। जैसे 3:5, 5:9:13 था ना, तो 3x, 5x, 9x, 13x कर दिया। मुझे पता था कि इन चारों कोणों का जोड़ जो है वो 360 होगा, वहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई, बस हमारा आंसर निकल गया। आसान था। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो प्रश्न नंबर 2 देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे आप देखोगे ना इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, एक समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर हैं भाई, ठीक है। जैसे आप मान लो कि ये समांतर चतुर्भुज है, और इसके विकर्ण बराबर दे रखे हैं, टीबी बराबर AC दे रखा आपको। हमें दर्शाना है कि एक आयत होगा, यानी मुझे एक समांतर चतुर्भुज मिला है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मुझे मिले हुए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि AB बराबर है CD के और AD बराबर है CB के। समांतर चतुर्भुज के सारे गुणों में पहला गुण तो यही था ना कि सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं भाई। तो ये सारे गुण मुझे मिले हुए हैं, जो भी जो समांतर चतुर्भुज के गुण ना वो मुझे मिले हुए हैं। तो इनके आमने सामने भुजाएं समांतर भी हो गई और बराबर भी हो गई। और क्या गुण मिला हुआ है कि भैया इसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी मुझे मिलेगा, है ना। समांतर चतुर्भुज हमने पढ़ा था, इसके आमने सामने कोण बराबर होंगे, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सारे गुण मेरे पास हैं। और प्लस में मुझे दे दिया कि इसके विकर्ण बराबर हैं, यानी मुझे AC बराबर मिल गया BD के। समझ रहे हो भाई, DO बराबर OB तो है, इसको मान लो DO बराबर OB तो है, लेकिन अब पूरा का पूरा DB भी AC के बराबर है, ये हमको मिला हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि एक आयत है, मुझे इसको एक आयत सिद्ध करना है। मैंने आपको कहा था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो आयत के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, जो भी आपको सिद्ध करना है ना उसके अंदर देखो क्या क्या गुण होते हैं। मुझे आयत सिद्ध करना है ना, तो आयत के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं भाई। आयत के अंदर सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के गुण होंगे, बताया था। और खुद के 2 गुण थे उसके पास। देखो समांतर चतुर्भुज के तो सारे गुण हैं इसके पास, खुद के 2 गुण कौन से थे कि भाई उसके विकर्ण बराबर होते हैं, चलो यहाँ पे विकर्ण तो बराबर है। और एक गुण कौन सा था कि उसका एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी मुझे कैसे ना कैसे करके इस एंगल को 90 डिग्री दिखाना है बस, है ना। बाकी सारे गुण तो हैं, बाकी सारे के सारे गुण हैं मेरे पास आयत के। आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, वो भी है मेरे पास, उसके विकर्ण बराबर होते हैं, वो भी है मेरे पास। बस एक की कमी है कि उसका एक कोण 90 डिग्री नहीं है, तो मुझे कैसे ना कैसे करके इस कोण को 90 डिग्री दिखाना है। अब इस कोण को मैं 90 डिग्री कैसे दिखाऊंगा उसको हमने सोचना है, ठीक है। तो पहले हम इसको डिटेल्स लिख देते हैं सारी की सारी। तो ये मैंने डिटेल्स लिख दी। अब मैंने आपको कहा था कि ABCD को एक आयत सिद्ध करने के लिए मुझे उसके सारे गुण लाने पड़ेंगे, है ना। तो भाई सारे गुण तो हैं, समांतर चतुर्भुज के भी उसके गुण हैं, उसके विकर्ण भी बराबर हैं, लेकिन सिर्फ एक गुण की कमी है कि एंगल A 90 डिग्री का नहीं है। तो एंगल A को 90 डिग्री का दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों त्रिभुजों को, स्टेप समझ लेना पहले, इन दोनों त्रिभुजों को, एक तो ये त्रिभुज प्लस एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दूंगा। अब उससे क्या होगा, क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाला कोण, ठीक है, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के। समझ रहे हो। मैं पहला स्टेप में क्या करूँगा, त्रिभुज DAB को सर्वांगसम दिखाऊंगा त्रिभुज CBA के। सर्वांगसम दिखाने से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे पता है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है,
ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगी और ये दोनों बन जाएंगे सह आंतरिक कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण। कि देखो अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे, थोड़ा टेढ़ा घुमाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कुछ ऐसा कोण है। तो ये क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण ना। ये इतना ऊपर बना रखा है हमने, थोड़ा सा टेढ़ा कर बना लो चाहे, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण है, तो इन दोनों का जोड़ होगा 180। यहाँ से हमारा ये कोण निकला आएगा 90 और यही मुझे चाहिए। बस में आ गई। तो ऐसे करेंगे हम। बस आपको ये समझना है कि जो आपको दर्शाना है ना, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से गुण चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई गुण पे थोड़ा सा ध्यान लगा दो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया वो बताओ। सबसे पहले सर हमने ये त्रिभुज लिए DAB और एक त्रिभुज लिए CBA और इन दोनों को सर्वांग सम दिखाने की कोशिश की। करते हैं, चलो पहले आप खुद लिख लो, खुद करो, करके देख के करो। त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA, मतलब खुद निकाल के देख लो एक बार इन दोनों में। देखो DA बराबर है CB के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, है ना। अच्छा, ये भुजा आपको बराबर दे रखी थी, विकर्ण थे ये, तो साइड 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 से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समझ आएंगे। कैसे लिखोगे, DA बराबर CB समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ठीक है। AB दोनों में कॉमन है, AB बराबर AB, रीजन आप लिख दोगे उभयनिष्ठ, भाई दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। DB बराबर CA, ये हमको दिया है, विकर्ण है ना, तो ये तुमको दिया हुआ है। तो साइड 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 से त्रिभुज DAB सर्वांग सम हो गई है त्रिभुज CBA के, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं, जैसे यहाँ पे त्रिभुज DAB सर्वांग सम हुई ना त्रिभुज CBA के, तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी इसका एंगल A बराबर होगा इसके एंगल B के, जो आप यहाँ से देख लो, एंगल A बराबर होगा एंगल B के, ठीक है। और मुझे पता है कि एंगल A और एंगल B इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, लिख सकते हो। और एंगल A प्लस एंगल B इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा भाई, 180 होगा। रीज़न ज़रूर लिख देना। रीज़न क्या लिखोगे, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, या फिर आप लिख दो सह आंतरिक कोण। समझ गए, ठीक है। अब देखो, एंगल A को एंगल B लिख सकते हो और चाहो तो एंगल B को एंगल A लिख दो, किसी को भी चेंज कर दो, अपनी मर्जी है। जैसे एंगल A का मैं एंगल A रखता हूँ, एंगल B को चेंज कर देता हूँ, बराबर है ना, बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से दो एंगल A बराबर आ गया 180 डिग्री, फिर एंगल A कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सिंपल, दो गुना में आ जाएगी भाग में, तो एंगल A की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। और मुझे एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना था, जरूरी नहीं एंगल A को ही दिखाना था, एंगल B को भी दिखा सकते हो। किसी भी एक कोण को आप 90 डिग्री दिखा दो, आपका वो आयत बन गया। समझ लो, बस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस समझो कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में यही दिक्कत आती है, मैं ये नहीं बताता कि निकालना क्या है। तो उसके लिए सिंपल सा वो डायग्राम जो था उसको दिमाग में रखना, मतलब बार बार अपने आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसको साइड में रख लेना, है ना। बार बार उसको देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा भाई ये इसके अंदर क्या गुण था, इसके अंदर क्या गुण था, ठीक। और जब क्वेश्चन दे खाओ उसमें कह देना कि ये दर्शाओ, तो जो भी दर्शाना हो ना तो उसके सारे के सारे गुण उसके अंदर लगाने हैं हमें, कैसे ना कैसे करके। जो सा गुण मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले ना तो उसको ढूंढ के लगाना है। जैसे इसमें था, सारे गुण तो मिल गए थे, बस एक ये एंगल A 90 डिग्री का नहीं था, तो मुझे एंगल A को 90 डिग्री का दर्शाना था बस।
है ना। उसके लिए फिर सोचो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। ये क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है। तो बस आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे और फिर कल करेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक। सो थैंक यू।